और पिछले इसमें हमने देखा था कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द process of communication, how the process of communication get completed. Okay, myself Moin Sattar, working as assistant professor in a department of pharmaceutical chemistry in a Channabaseshwar Pharmacy College, Latur. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक विजुअल्स दिख रहा है। ओके, ये विजुअल्स को हम एट द एंड पूरी तरह से समझेंगे। उससे पहले ये जो पार्ट्स है इसके अंदर के, जैसे कि सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक और नॉइज, ये सब हम एक एक देख कर कर स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे और एट द एंड पूरी प्रोसेस इस कम्युनिकेशन प्रोसेस चार्ट के द्वारा रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन, as per the scientist John W. Newstrom, communication is the transfer of information. कम्युनिकेशन क्या है? जिस तरह से जॉन ने बताया कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है, कहाँ? वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो ऐसे समझते थे जॉन, ही बिलीव्स दैट इट इज अ वे ऑफ रीचिंग अदर। वो एक जरिया है जिसके द्वारा हम औरों तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? बाय ट्रांसमिटिंग आइडिया, फैक्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड वैल्यूज। एज पर द जॉन, जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन उसका ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। और वो ऐसे भी समझते थे कि ये एक दूसरे तक पहुंचने का जरिया भी। तो जरिया किस तरह से होता है? हम सामने वाले को या जिसे हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसे हम क्या करते हैं? आइडिया, फैक्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स या वैल्यूज ट्रांसमिट करते हैं या उस तक ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसमें है सेंडर। सबसे पहले जो कि इंफॉर्मेशन देने वाला है वो क्या करता है? उसको एनकोड करता है। एनकोड यानी कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन जिसको देना है उसको वर्ड्स में इनकोड करता है, यानी कोडिंग करता है। ओके, इंफॉर्मेशन कहाँ है? सेंडर के दिमाग में। उसको एनकोड कैसे कर रहा है? अगर वो बोल के ट्रांसफर करने वाला है तो उसके जो वर्ड्स है, जो स्पीक करने वाला है, जो बोलने वाला है, उसके अंदर वो एनकोड कर रहा है। वो मैसेज या चैनल, इन दोनों के जरिए कहां तक जाएगा? रिसीवर तक। बट रिसीवर उससे पहले उसे डिकोड करेगा, फिर उसको रिसीव करेगा। यानी रिसीवर उसको कान के द्वारा सुनेगा, समझेगा और फिर उसके दिमाग में लेगा। ओके, सुनेगा मतलब जो वर्ड्स सेंडर ने बोले हैं उसको डिकोड करेगा। ओके, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बता रहा हूं, आपको आपके मोबाइल पर या आपके पीसी पर वो दिख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपका जो देखना और पढ़ना है ये डिकोडिंग है। जो मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ वो एनकोडिंग है। ओके, जो मेरा डिवाइस काम कर रहा है, मेरा पीसी काम क्या कर रहा है? एनकोडिंग का। आपका मोबाइल या पीसी काम कर रहा है डिकोडिंग का, और आप उसको रिसीव कर रहे हैं। इसी बीच फिर फीडबैक आता है। आप फीडबैक देंगे कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। ये हो गया फीडबैक। उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा बहुत अल्टर करूंगा या फिर नेटवर्क चेक करूंगा, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर आप तक पहुंचने की कोशिश करूँ। ओके, दिस इज द फीडबैक टू द सेंडर। उस हिसाब से फिर कोडिंग समझ में नहीं आया तो वापस से रिपीट करेंगे, वापस से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करें। और यहाँ पर जो है नॉइज। अबे नॉइज क्या होता है? जैसे कि हमारा क्लास चालू है, ओके, हमारा डिस्कशन चालू है और अगर बीच में ही आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ओके, बट क्वेश्चन पूछते टाइम सिर्फ आपका आवाज ठीक है, बट आपके बैकग्राउंड में जो कुछ भी चीजें चल रही हैं, जैसे आपके घर में टीवी चल रहा है, आपके घर में कोई भाई बहन है जो कि उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, तो वो जब यहाँ पर आएगा आपके क्वेश्चन के साथ, तो इट क्रिएट्स द नॉइज, यानी अननेसेसरी साउंड या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम नॉइज कहते हैं। तो ये ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोसेस के अंदर। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स है, या हम इसे बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी पैरामीटर्स क्या है, तो 6 पैरामीटर्स है। या किसके द्वारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, तो 6 ऐसी चीजें हैं या 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिसे हम
जिसके इस्तेमाल के द्वारा हम कम्युनिकेशन पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला है सेंडर और एनकोडर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, रिसीवर और डिकोडर, फीडबैक और ऑडियंस रिस्पॉन्स। अब देखिए, सबसे पहला कम्युनिकेशन सोर्स दैट इज अ सेंडर और एनकोडर, जिसे इंफॉर्मेशन देनी है या ट्रांसमिट करनी है, वो हो गया सेंडर या एनकोडर। वो क्या करेगा, अपना मैसेज बनाएगा, एनकोड करेगा, ये मैसेज को समझेगा कि भाई मुझे आप तक ये एलिमेंट्स पहुंचे, तो मैं क्या करूंगा, उसको एनकोड करूंगा। कैसे एनकोड करूंगा, जैसे कि मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है और ये स्लाइड के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे समझाना क्या है आपको, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन 6 बताने हैं, 6 को मैंने यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। तो इनकोडिंग यहाँ पर 2 टाइप से की है, ये है भी और ये वाली भी। तो ये मैसेज हो गए। क्या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मुझे आपको समझाना है, दैट इज द मैसेज। उसको एनकोड कैसे किया मैंने, चार्ट के द्वारा और लिस्ट के द्वारा। वो आपको वहां पर दिख रहा है, आपका जो भी पीसी या डिवाइस हो आपको डिकोड करके। द चैनल ऑफ मीडियम वर्चुअल मीडियम है, जो कि स्क्रीन के द्वारा या साउंड के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। ओके, साउंड और आपके स्क्रीन के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, द चैनल ऑफ मीडियम। उसके बाद डिकोडर, आपका जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, जो भी मेरा साउंड है, मेरा जो मैं जो बोल रहा हूं, उसको क्या हुआ है, मेरा डिवाइस एनकोड कर रहा है नेट के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए। ओके, माय डिवाइस इज वर्किंग एज ए एनकोडर। इट कन्वर्ट्स द साउंड एंड द इमेज इनटू द बारकोड और बाइनरी कोडिंग, यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर रहा है और इसी कंप्यूटर के लैंग्वेज में आपके कंप्यूटर या मोबाइल तक पहुंचा रहा है। फिर आपका मोबाइल या कंप्यूटर इस जो बाइनरी कोडिंग है उसको कन्वर्ट कर रहा है, आपको जिस तरह से समझ में आएगा या आपको समझ में आने के लिए जो लैंग्वेज रहेगी, यानी स्क्रीन और साउंड, उसमें उसको कन्वर्ट कर रहा है, यानी डिकोड कर रहा है। और उसके बाद आप उसे पढ़ रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ उसका जो डिकोड होकर आपको आपका डिवाइस सुनाई दे रहा है, उसके द्वारा आप उसे रिसीव कर रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर आपने फीडबैक दिया कि स्टार्ट कीजिए, एक बार और समझाइए, या फिर एनीथिंग एल्स जो आपको फीडबैक है, तो वो आप आपका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके द्वारा वापिस जो सेंडर है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है या एज पर द फीडबैक उसके अंदर चेंजेस ला रहा है। दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस जिस तरह से होती है। अभी जो चल रहा है हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है दोनों के बीच, आप एट द एंड इसको फीडबैक देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, फिर उसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट करूंगा एज पर द योर फीडबैक्स। ओके, नेक्स्ट। The next is sender कम्युनिकेशन और सॉरी कम्युनिकेटर और एनकोडर। जिसको इंफॉर्मेशन देनी है उसको हम सेंडर भी कहते हैं, कम्युनिकेटर भी कहते हैं या एनकोडर भी कहते हैं। इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन देने वाला है। अभी मैं यहाँ पर सेंडर भी हूँ, कम्युनिकेटर भी हूँ और एनकोडर, ये तीनों में से आप जो वर्ड चाहे यूज कर सकते हैं, मुझे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। क्या, तो एक एक हम देख रहे हैं। तो सेंडर किसे कहते हैं, अ सेंडर आल्सो नोन एज द एनकोडर डिसाइड्स ऑन द मैसेज टू बी सेंट। मुझे डिसाइड करना है कि आप तक क्या मैसेज पहुंचाना है, मुझे क्या पहुंचाना है, कि सेंडर किसे कहते हैं, ये मैसेज मुझे आप तक पहुंचे। द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे दैट इट कैन बी सेंट। तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितने अच्छे से और जितना पॉसिबल है उतने अच्छे तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूँ। ऑल ऑफ द दिस इज डन बियरिंग द रिसीवर इन माइंड। इट इज हिज और हर जॉब टू कंसेप्चुअलाइज। अभी जो सेंडर की कंसेप्ट है, मैं मेरे तरीके से आपको बता रहा हूं, द वे आई फील द बेस्ट, जो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा तरीका है। ओके, बट मुझे ये भी ध्यान में रखना है या सेंडर को ये भी ध्यान में रखना है कि जो रिसीवर है जिससे हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो उसे समझ पाए, यानी मैं जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो आप उसे समझ पाए, इस तरीके से मुझे कंसेप्चुअलाइज करना है। ओके, तो उस तरीके से मैं आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ। क्रेडिबिलिटी मीन्स
ट्रस्ट वर्दीनेस एंड कंपिटेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिकेटर। अब जो सेंडर है उसका कम्युनिकेटर होने के लिए, अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए क्या चीजें या क्या प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक होनी, ऑब्जेक्टिव, उसके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसे क्या करना है, एम होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन सेंड करनी, ऑडियंस, सुनने वाले या समझने वाले या रिसीवर कौन है, उनका अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल, ओके, मैसेज, क्या मैसेज देना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, जो मैसेज देना है उसको आपने प्रॉपरली एक के बाद एक कंसेप्ट के हिसाब से अरेंज किया है, उसको प्रॉपरली ट्रीट किया है। उसके बाद प्रोफेशनल एबिलिटीज एंड लिमिटेशन, प्रोफेशनल एबिलिटी क्या है सेंडर की, रिसीवर की, और उसके लिमिटेशंस क्या, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। ओके, अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये तो इंग्लिश है, फिर भी मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि आपके समझ में आ जाए, आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट अगर कंसेप्ट आपको समझ में ही ना आए तो आप हिंदी में भी लिख नहीं पाएंगे, या इंग्लिश में तो दूर की। तो कंसेप्ट अगर आप समझ ले तो आप उसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे आपको मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो यू कैन राइट इन 3 लैंग्वेजेस इफ यू अंडरस्टैंड द बेट। अगर आप कंसेप्ट को पूरी तरह से समझते तो आप तीनों लैंग्वेज में लिख सकते। अगर आपको कंसेप्ट ही समझ में ना आए तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी पहले है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हमें इसे इंग्लिश में इस्तेमाल करना है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन बोथ द लैंग्वेज, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, और इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर। अब जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको पूरे एलिमेंट समझाने हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पूरी तरीके से समझाऊंगा तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ भी जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आएगी, मीन्स 100% ऑडियंस विल नॉट बी कंसेप्चुअलाइज, आप पूरे स्टूडेंट्स उसे कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे जो मुझे बताना है। ओके, इसीलिए दोनों लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, यानी मीडियम जो है लैंग्वेज भी है और अपना वर्चुअल मैसेज। अब जो मैसेज देना है उसे मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखा भी है, और साथ में मैंने ऑडियो सपोर्ट भी दे रहा हूँ, इसलिए मैसेज। ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैंने कहा कि आपका जो मैसेज 6 एलिमेंट्स है, जिस प्रोसेस से कम्युनिकेशन हो रहा है उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया है, जैसे सेंडर, एनकोडर, मैसेज, डिकोडर और रिसीवर। अगर मैंने पहले रिसीवर ले लिया, सेंडर एंड में ले लिया, तो ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज नहीं है, यानी उसी सीक्वेंस से लीजिए जिस तरह से प्रोसेस हो रही है, एक उसका सीक्वेंस जो होता है मैसेज का उसी तरह से। ओके, प्रोफेशनल एबिलिटीज एंड लिमिटेशन। अब प्रोफेशनलिज्म हमें मेंटेन भी करना है, तो ये इंग्लिश में क्यों लिखा है टेक्स्ट, ताकि जब भी आप रीड आउट करें तो इंग्लिश में समझेंगे, उसके साथ जब आप सोचेंगे कि सर ने ये पढ़ाया था तो आपको हिंदी में अंडरस्टैंड होगा, कंसेप्ट समझ में आएगी, और जब आप टेक्स्ट देखेंगे स्क्रीन पर या इस क्लास को वापस से देखेंगे वीडियो को तो आपको और समझ में आएगा। ओके, सुनेंगे हिंदी में, पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो आप प्रॉपरली उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे या समझ पाएंगे कि हम जब भी सेमिनार वगैरह दे रहे हैं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है, हम एज अ सेंडर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिमिटेशंस और एबिलिटीज में हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ एन इंडिविजुअल, जो भी इनकोडर वगैरह है तो ओके, ऑडियंस एंड इट्स वेलफेयर। ऑडियंस यानी अभी सब स्टूडेंट्स हैं जो भी इसको देख रहे हैं। ओके, तो इनका वेलफेयर आपके हित में है, क्योंकि आपको पढ़ना है, इस एग्जाम को पास करना है, ये आपका टारगेट हो गया, बट साथ में आपका कम्युनिकेशन इन फ्यूचर भी ये आपको जरूरी है। जैसे होल प्रोफेशन, जब तक आपके प्रोफेशन में रहेंगे, जो भी प्रोफेशन आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन नए नए बंदों के साथ, नए नए क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ होता रहेगा, तो वहां पर आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। ओके, मैसेज एंड हाउ इट कैन हेल्प द पीपल, जो भी मैसेज मुझे आप तक देना है या आपको आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स को देना है या आपके सीनियर्स को, जूनियर्स को देना है, तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा कि आप प्रॉपर मैसेज में दे। आपको कोई चीज समझानी है आपके क्लाइंट या कस्टमर को,
तो आप उसको अच्छी तरीके से पहले मैसेज बना लिए कि उसका क्वेश्चन क्या है, समझिए, उस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में दीजिए, स्टार्ट, मिड और एंड। ओके। रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इवैल्यूएशन। आपने मैसेज दे दिया, आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, फिर उसके बाद जो रिसीवर है वो आपको किस तरह से रिप्लाई दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। उसके अगर क्वेश्चन ज्यादा है तो आपका कम्युनिकेशन क्या, और क्वेश्चंस कम है तो आपने प्रॉपरली उसको पहुंचा दिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो पूरा समझ में आया या कुछ समझ में ना आए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो देयर शुड बी द क्वेश्चंस वन और टू और मोर देन दैट, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपने जो बताया वही अगर सवाल वापस से रिसीवर पूछता है, इसका मतलब आपका मैसेज प्रॉपर। हाँ, अगर उसके अंदर और डीपली पूछता है तो उसने समझा है बट ही वांट्स मोर इंफॉर्मेशन, यानी आपका जो मैसेज कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा कम था, उसे और आपको बढ़ाना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। और उसका इवेल्युएशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हमने देखी है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। ओके। सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज चैनल, डिकोडिंग और रिसीव। कम्युनिकेशन चैनल जो भी आप यूज कर रहे हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं उसको प्रॉपरली समझिए कि चैनल किस तरह से वर्क करता है, उसके बाद ही उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो पहले मम्मी और पापा बोलता है बट तोतली जबान में बोलता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी जबान भी साफ होती है और वो अच्छे से बात कर पाता है। उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसको धीरे धीरे आप एक एक चीज सीखिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपके अंदर एक एक चीज का इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। मैसेज बनाना है, पहले दिन आप शायद गलत मैसेज बनाए, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा, तीसरे दिन और अच्छा, और ऐसे करते करते आप परफेक्शन की तरफ जाए। एक दिन में कम्युनिकेशन स्किल होगा नहीं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी आप सीखेंगे उतने जल्दी उसे भूल भी जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक एक पार्ट सीखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करते करते नया पार्ट सीखना है, नया स्किल सीखना है और उसको उसमें ऐड करते जाना है। ओके। इंडिविजुअल हैज स्किल इन सिलेक्टिंग मैसेज, मैसेज को प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। ट्रीटिंग द मैसेज, ट्रीटिंग यानी उसके ऊपर आपको प्रोसेस करना है, जो मैसेज आपको देना है उसको और अच्छी तरीके से और अच्छे वर्डिंग में और अच्छे विजुअल्स के साथ कैसे दे सकते हैं। एक्सप्रेसिंग द मैसेज, आपको मैसेज देना है, आपने क्या किया, मैसेज को समझा, मैसेज को प्रोसेस किया, ट्रीट किया, उसके बाद आपको एक्सप्रेसिंग द मैसेज, मैसेज को एक्सप्रेस करना है। तो आपको क्या करने पड़ेगा, जब भी आप मैसेज दे रहे हो तो टोन्स जो है आपका, जब आप बात कर रहे हो तो आपको वो टोन्स में नीचे ऊपर आवाज थोड़ी धीरे, थोड़ी ज्यादा बड़ी या और ज्यादा बड़ी, इस तरह से आपको उसके इमोशंस, जो मैसेज में इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसके हिसाब से आवाज का टोन आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, सामने जो ऑडियंस आपकी बात सुन रहे हैं उनको समझना भी जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर आपको तेलुगु लैंग्वेज में अगर पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। अगर किसी को तेलुगु आती हो तो समझ में आएगा। तो मुझे समझना चाहिए कि सामने जो ऑडियंस है वो 12th बेस ऑडियंस है। ओके। उनको पूरी तरह से इंग्लिश अगर पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मुझे इस तरह की लैंग्वेज में पढ़ाना होगा या इस तरह के वर्ड्स यूज करने होंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके। तो इसीलिए ऑडियंस को समझना जरूरी है। कलेक्टिंग द एविडेंस ऑफ रिजल्ट्स, आपकी तरफ से जो फीडबैक आएगा उसका रिजल्ट भी मुझे कलेक्ट करना है और उस हिसाब से नेक्स्ट इसमें मुझे वर्कआउट भी करना है। ओके। नेक्स्ट, ये सब है रोल ऑफ इंडिविजुअल, जो सेंडर है वो किस तरह से वर्कआउट करेगा। मैसेज, अब जो सेकंड है हमारा कि क्या मैसेज देना है। मैसेज शुड क्लियरली स्टेट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अब देखिए, आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे या ऑनलाइन है अभी तो प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। यानी आपको अगर चाय बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि चाय के लिए लगने वाली चीजें कहाँ कहाँ पर और क्या क्या जमा करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले दूध, शक्कर, चाय पत्ती, उसके लिए जो भी आपका वेसल होगा वो आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है चाय बनानी है, कैसे बनानी है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये चाय बनाने की जो रेसिपी है वो आपको कन्वे करनी है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आपके पास गैस का चूल्हा होना चाहिए या आपके पास गर्म करने के लिए कोई तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, फिर चाहे वो गैस हो, चूल्हा हो
या और कोई चीज हो, या आपका इंडक्शन स्टोव हो सकता है या नॉर्मल स्टोव हो सकता है। उसके बाद आपको वेसल चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितने लोगों के लिए चाय बनानी है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, दूध कितना लगेगा, शक्कर कितनी, चाय पत्ती कितनी, पानी कितना, और स्टरिंग। ओके। अब कब बनानी है? अभी गेस्ट आए नहीं है, आने वाले, तो गेस्ट आने के बाद बनानी है या गेस्ट जाने के बाद बनानी है? ओके। जैसे कि पुणे में होता है, चहा पिऊन आले, कहा, चहा पीनार, जाऊन पीनार, इस तरह से। तो ये समझना भी जरूरी, व्हाट विल बी द रिजल्ट, उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या है। तो ये मैसेज आपको प्रॉपरली कंपोज करना है। ओके। तो इसके लिए मैसेज कैसा होना चाहिए? अ गुड मैसेज शुड बी इन लाइन। जैसे कि गैस चालू करिए, उसके ऊपर वेसल रखिए, उसके अंदर सबसे पहले पानी डालिए, शक्कर, चाय पत्ती, दूध, ये सब डाल के अच्छे से गर्म कीजिए। क्लियर होना चाहिए। दूध डाल के शक्कर डालिए, फिर पानी डालिए, फिर, ऐसे नहीं चलेगा, इन लाइन। और क्लियर होना चाहिए कि आपको एक के बाद एक क्या क्या चीजें ऐड करनी है, पहले दूध या पहले पानी, फिर शक्कर, फिर चाय पत्ती, या फिर स्टरिंग। इस तरह से प्रॉपर होना, सिग्निफिकेंट, हर एक स्टेप का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक, आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है ऑडियंस को, तो आपको स्पेसिफिक रहना है हर चीज में। आप सबसे पहले वेसल गैस पर रखिए, उसके अंदर जितने कप आपको चाय बनानी है उतने कप दूध या पानी जो भी है डालिए। अब दूध या पानी नहीं, पानी या दूध, सीधा बोलिए कि दूध 50%, पानी 50% लेना है। 4 लोगों के चाय है तो 2 कप दूध, 2 कप पानी। या फिर आपको अगर पूरे दूध की बनानी है तो 4 कप दूध। तो इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और स्पेसिफिक ये होना चाहिए। सिंपली स्टेटेड, उसमें क्या ऐसे नहीं बोलना है कि 50% दूध लीजिए, 50% पानी लीजिए। 2 कप दूध, 2 कप पानी, अल्टीमेटली 50%, ये हो जाएगा 50-50%। अगर आपको पूरा दूध की बना तो पूरी दूध लीजिए। तो सिंपली स्टेटेड, एकदम आसान भाषा में समझाना। उसके बाद एक्यूरेट, प्रॉपर क्वांटिटी बोलनी है। जैसे कि बोला कि 4 कप चाय बनानी है, तो आपको 50-50 अगर लेना है तो क्या बोला है, 2 कप दूध, 2 कप पानी। एक्यूरेट बोला, ऐसे नहीं कि 50% के लिए जितना लगेगा उतना डाल दीजिए। अगर जो रिसीवर है उसको अगर क्वांटिटी समझ में ना आए तो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके। आपने बोला 4 कप, अगर उसको 10 कप बनानी है तो क्या करेगा, 5-5 कप लेगा। सो इट शुड बी एक्यूरेट, टाइमली। ऐसे नहीं कि आपने क्या बोला कि पहले गैस चालू कीजिए, उसमें शक्कर डालिए, पहले शक्कर डालिए, अरे दूध पानी वगैरह तो डालना पड़ेगा, इसलिए टाइमली, हर एक टाइम के बाद। जैसे कि गर्म होते के साथ उसको अच्छे से स्टर कीजिए, बॉईल होने दीजिए। ओके। हर एक स्टेप या हर एक मैसेज का जो स्टेप रहेगा उसको एप्लीकेबल होना चाहिए, और एडिक्वेट टाइम या वर्ड्स उसमें इस्तेमाल होने चाहिए। ओके। और ये सब चीजें जो है कम्युनिकेटर ने प्रॉपरली हैंडल्ड करनी चाहिए। यानी आपको मैसेज इन लाइन, क्लियर, सिग्निफिकेंट, स्पेसिफिक, सिंपली स्टेटेड, एक्यूरेट, टाइमली, एप्लीकेबल और एडिक्वेट, ये सब जो चीजें हैं कम्युनिकेटर को हैंडल कर। इन बिटवीन अगर किसी का क्वेश्चन भी आता है तो आपको पूरे आंसर्स देने। अभी मैंने चाय बनाने का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको ज्यादा समझ। अब आप जब सेमिनार देंगे या कोई असाइनमेंट करेंगे तो असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, उसके लिए नीड क्या होता है। जनरली सेमिनार में क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री होती है। आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया जाए, इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री इसलिए कि आपको वो सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बताने वाले हो ये इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी उसमें बता दें। उसके बाद आपका एक्चुअल मैसेज रहेगा जो सेमिनार दे रहे हो, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है वो स्टेप वाइज आपको देने हैं, 1 2 3 4 5, ना कि 5 पहले आएगा एक एंड में आएगा, इस तरह से। और हर पॉइंट एक्यूरेट विथ बेसिस, कुछ भी दिल से बोलना नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिक, यानी आपने कहीं बुक से पढ़ा है या फिर आपने कहीं नेट से लिया है उस वेबसाइट का, आपको रेफरेंस होना जरूरी है। दिल से कोई भी बात बतानी नहीं है, आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि आप 12th पास आउट है। ये आप कैसे बोल सकते हैं, आपके पास एक मार्कशीट है, तो वो आप जब बताएंगे तो सामने वाला, हाँ ये 12th पास। इसी तरह से जब आप कोई सेंटेंस यूज कर रहे हो सेमिनार में या असाइनमेंट में, तो उसके पीछे एक बुक बोलिए या जर्नल बोलिए, एक ऐसा सबूत होना चाहिए, रेफरेंस जिसे हम कहते हैं। सबूत ये अलग हो गया, तो रेफरेंस शुड बी देयर। ओके। तो इस तरीके से आपके पास होना चाहिए, और एक सीक्वेंस में देना है। ये सभी पॉइंट मैसेज बनाते वक्त, मैसेज का ट्रीटमेंट करते वक्त हमें ख्याल में रखनी है। नेक्स्ट, चैनल। अब चैनल क्या होता है, जो मैसेज आपने बनाया है उसको
किसके जरिए आप रिसीवर तक भेजेंगे, बाय किस। आप अगर सेमिनार दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपकी लैंग्वेज पर, आपके वर्ड्स पर और आपके टोन पर ध्यान देना है। ओके, यानी आप ओरली उनको सेमिनार दे रहे हैं। ओके, सेमिनार देते वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर, आपका बोर्ड पर लिखने का तरीका, ये सब आए, दैट इज द सेमिनार। और जब आप असाइनमेंट देंगे तो असाइनमेंट में रिटर्न चैनल रहेगा, पेन और पेपर का। द चैनल इज दैट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ चूजन मैसेज फॉर्म, यानी मैसेज को किसके, रिटर्न दे रहे हो या स्पोकन। अगर स्पोकन में दे रहे हो तो वो हो गया ओरल, और अगर रिटर्न में दे रहे हो तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटर्न में दे रहे हो तो आप पोस्ट ऑफिस यानी प्रीवियस जो था, इंटरनेट, रेडियो, इस तरीके से। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट्स द मीडियम थ्रू विच यू सेंड द मैसेज। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में अलग अलग मीडियम आते हैं, रिटर्न मीडियम, और आपने जो सब पिछले वीडियोस में देखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो आप सेंडर और रिसीवर आमने सामने है, और सेंडर और रिसीवर आमने सामने नहीं है तो वो हो गया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में आएगा स्पोकन जो कि सेमिनार टाइप है, इनडायरेक्ट में जैसा हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर। तो चैनल इज द मीडियम थ्रू विच मैसेज इज कन्वेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसमें क्या होता है, ये जो सेंडर टू रिसीवर, टू माने चैनल, ये किस तरीके से आप देखिए। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्म। ओके, अब देखिए स्पोकन अगर है तो कैसे रहेगा, फॉर्म एंड होम विजिट, अगर कोई आपके घर पे आता है या आपके वर्क प्लेस पे आता है, इस तरह से। फार्मर्स कॉल, फार्मर को आप विजिट करने जाते हैं। मीटिंग्स है या रेडियो टॉक है, ये सब स्पोकन के होगा, जो कि डायरेक्ट है। रिटर्न में पर्सनल लेटर, फॉर्म पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, यानी कोई और पब्लिकेशन होगा, जैसे हमारे बुक्स है, आपकी नोट्स है जो आप आपके दोस्त को शेयरिंग के लिए देते हो, पढ़ने के लिए देते हो, तो ये होगा स्पोकन और रिटर्न, दो चीजें हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर, पर्सनल इन्वॉल्व, नेचर ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व। अब ये जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो कैसे होगा, नेचर यानी पर्सनल, कौन कौन इन्वॉल्व है उस तरह से। पर्सनलाइज, पर्सनल, लोकलिटी, जैसे कि लोकल लीडर है, लोकल पीपल है, और आपकी लोकल इलेक्शन चल रहा है तो क्या होगा, वहां की बात वहीं पर होगी। जैसे ग्राम पंचायत इलेक्शन है तो ग्राम, आपके जो गांव में हो रहा है या जो कमियां है, जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, उसी के बारे में लोकल लीडर्स और लोकल पीपल बात करेंगे। वो नहीं बात करेंगे कि देश कहाँ जा रहा है, वो बात करेंगे कि भाई गांव के अंदर क्या कमी है उसको आप सुधारो, और लोकल लीडर भी वही बात करेगा। ओके, कौन पर्सन इन्वॉल्व है इस हिसाब से। पर्सनल कॉस्मोपोलाइट, कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम आउटसाइड द सोशल सिस्टम ऑफ द रिसीवर। अब पर्सनल कॉस्मोपोलाइट यानी कोई बाहर का आकर आपको बता रहे कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, आप भी कर सकते हैं, तो पर्सनल हो गया। इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट, communication channel from outside the social system of the receiver, at the same time no personal face to face contact is involved। जैसे कि अमेरिका में एक चीज का इन्वेंशन हुआ और हमें वो न्यूज़पेपर के द्वारा चला, पता चला, तो ये हो गया इम्पर्सनल कॉस्मोपोलिट, यानी हमारे एरिया से नहीं है, हमारे कंट्री से नहीं, आउट ऑफ द कंट्री है, और वहां का हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर फेस टू फेस पर्सन होता नहीं है। ओके, और सेम टाइम पे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसी नहीं 2-4 दिन या 2-4 महीने बाद भी हमें मिल सकता है, जैसे कि रिसर्च हुआ है और उसका पब्लिकेशन हमें मिलता है, तो दैट इज द इम्पर्सनल कॉस्मोपोलिट। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पीपल, जिस तरह से कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल के साथ भी होता है, उसके हिसाब से कैसा, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, फार्म विजिट, फार्मर्स कॉल या पर्सनल लेटर, ये हो गया पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रुप कॉन्टेक्ट, ग्रुप मीटिंग्स, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, स्टडी टूर। ओके, ये सब चीजें ग्रुप में आती है, यानी जिस तरह से पीपल कांटेक्ट में आते हैं उस तरह से होने वाला कम्युनिकेशन। मास कॉन्टेक्ट्स, मास मीटिंग्स, एग्जीबिशन, रेडियो, टेलीविजन, ये मास कम्युनिकेशंस, जिसमें एक स्पीकर या इंफॉर्मेशन सेंडर नंबर ऑफ पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। ट्रीटमेंट मीन्स वे ऑफ मैसेज प्रोसेस, किस तरीके से आप मैसेज को प्रोसेस करते हैं टू गेट अक्रॉस द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को समझ में इस तरीके से। Sorry. The purpose of treatment is to make the message clear,
अंडरस्टैंडेबल एंड रियलिस्टिक टू द ऑडियंस। मैसेज को क्यों प्रोसेस करना है? ताकि आपका मैसेज क्लियर हो, रिसीवर या ऑडियंस को समझ में आए और वो इम्प्लीमेंटेबल लगना चाहिए। प्रेजेंटेशन मीन्स हाउ द मैसेज इज कम्युनिकेटेड और प्लेस्ड बिफोर द ऑडियंस, यानी आप आपका मैसेज ऑडियंस के सामने किस तरह से रख रहे हैं, उसे हम कहेंगे प्रेजेंटेशन, किस तरह से उन्हें बता रहे हैं। Treatment and presentation of the message shall depend to the great extent on the choice of the channel and nature of the audience. अब प्रेजेंटेशन जो है दो चीजों पे बहुत ज्यादा बेस है, या दो चीजों के ऊपर से उसका प्रेजेंटेशन होता है। एक तो किस चैनल से आप प्रेजेंट करेंगे और आपका ऑडियंस कैसे है, उस तरीके से। नेक्स्ट, रिसीवर, ऑडियंस या डिकोडर किसे कहते हैं या कैसे होता है? द रिसीवर और द डिकोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग, जो इंफॉर्मेशन सेंडर ने चैनल के द्वारा दी है उसको डिकोड कर समझना। ओके, मीनिंग फ्रॉम द मैसेज, जो मैसेज आपके कानों पर आ रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे आप समझेंगे कैसे। द रिसीवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फीडबैक टू द सेंटर। रिसीवर को ये भी काम करना है कि आप फीडबैक भी देना है जो सेंडर है उसे। इन अ वर्ड, इट इज हिज और हर जॉब टू इंटरप्रेट। जिस तरह से आपने इस मैसेज को या इस टॉपिक को समझा है, उसी तरीके से आपको जो भी समझ में आए उस तरीके से आपको फीडबैक देना है सेंडर को। ओके, द ऑडियंस और रिसीवर ऑफ द मैसेज इज द टारगेट ऑफ द कम्युनिकेशन। रिसीवर जो है वो मैसेज का टारगेट है, उस तक वो मैसेज पहुंच गया, इसका मतलब टारगेट इज अचीव्ड। ओके, नेक्स्ट, ऑडियंस रिस्पॉन्सेस या फीडबैक। रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसका एंड जो होता है ऑडियंस रिस्पॉन्स या फीडबैक के जरिए होता है। रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑडियंस टू मैसेज रिसीव्ड मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ एक्शन, मेंटल और फिजिकल। जैसे कि मैंने आपको कहा उठकर खड़े रहिए, तो ये हो गया, आप अगर उठकर खड़े रहे इसका मतलब आपने फीडबैक दे दिया। आपने अगर बोला कि नहीं हमें समझ में आ गया, तो ये हो गया फीडबैक। तो ये कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, ये एक्शन में हो सकता है, मेंटल में हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है। वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज देखिए। अंडरस्टैंडिंग वर्सेस नॉलेज, आपको एक तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको आप समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। एक्सेप्टेंस वर्सेस रिजेक्शन, आप एक तो बोलेंगे समझ में आया या नहीं आया, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। रिमेंबरिंग वर्सेस फॉरगेटिंग, अगर आपने इसको रिमेंबर रखा या भूल गए, ये दो चीजें हो सकती हैं। मेंटल वर्सेस फिजिकल एक्शन, अभी आप मेंटल काम कर रहे हैं, आप समझ कर ले रहे हैं। फिजिकल एक्शन कब आएगी? जब आप इसको इंप्लीमेंट अपने कम्युनिकेशन में करेंगे, आपके सेमिनार्स में, आपके असाइनमेंट्स में, तभी फिजिकल एक्शंस में होगी। दो चीजें होती है, जैसे अंडरस्टैंडिंग वर्सेस नॉलेज, समझ लिया या इंफॉर्मेशन गेन कर लिया। एक्सेप्टेंस, आपने यस बोला या ना बोला, याद रखा या भूल गए, या फिर आपने दिमाग में रखा और उसको इंप्लीमेंट किया, तो ये एक्शंस हैं। These are all responses. Feedback. This is important as it determines whether or not the decoder grasped the intended meaning and whether communication was successful. देखिए, फीडबैक कब आता है? जब रिसीवर को पूरी बात समझ में आएगी, तभी रिसीवर फीडबैक देगा। ओके, और तभी हमें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन वाज सक्सेसफुल। Feedback means carrying some significant responses of the audience back to the communicator. फीडबैक किसे कहते हैं? कि जो रिसीवर है उसने पूरी इंफॉर्मेशन गेन की और उसको उसने रिस्पांस को फीडबैक दिया। ऑडियंस में से कुछ चुनिंदा वर्डिंग्स होंगे या रिफ्लेक्सेस होंगे जो कि रिसीवर सेंडर को दिए जाते हैं, और वो कम्युनिकेटर को वापस से देना है। किसे? रिसीवर ने सेंडर को बोलना है या कहना है कि आपका हमें समझ में आएगा, ये चीज इस तरह से आपने बताई। फीडबैक इज अ सोर्स ओरिएंटेड वराइज इन अ डिफरेंट कम्युनिकेशन सिचुएशन। अब फीडबैक अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अगर आप में से किसी को मैंने कहा है कि आप खड़े रहिए, ओके, अगर आप खड़े रहते तो वही फीडबैक हो गया कि ये कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, और आपने फीडबैक दे दिया कि आपने खड़ा रहा। अब आपने पूछा सर मुझे क्यों खड़ा किया, तो उसका जवाब मुझे देना। आपने कम्युनिकेट सवाल किया है, मैंने उसका रिप्लाई दिया कि आपको इस सवाल का जवाब देना है या आप बोर्ड पर कुछ लिखिए, तो ये हो गया आपकी तरफ से कम्युनिकेशन किया गया और मैंने उसे फीडबैक दे दिया। ओके, हर कम्युनिकेशन सिचुएशन के हिसाब से फीडबैक चेंज होता है। नॉइज,
नॉइज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज एनी फैक्टर दैट इनहिबिट्स द कन्वीनियंस, यानी सेंडर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इसमें जहां पर भी डिस्टरबेंस आता है जिस किसी वजह से, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसे हम नॉइज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट वरिंग अबाउट एन इनकम्प्लीट असाइनमेंट मे नॉट बी अटेंटिव इन क्लास, इंटरनल नॉइज। अगर आपको असाइनमेंट दिया और आपने वो इनकम्प्लीट रखी है, तो आप घबराते हैं, अंदर से बेचैन रहते हैं और आप क्लास पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाते। ये हो गया आपका इंटरनल नॉइज, जो आपने काम नहीं किया उसकी वजह से आप डिस्टर्ब। और द साउंड्स ऑफ द हेवी रेन ऑन द गैल्वनाइज्ड रूफ में इनहिबिट द रीडिंग ऑफ स्टोरी बुक टू द सेकंड। या जब क्लास चल रहा है और क्लास के बाहर कोई बैंड वगैरह बज रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल नॉइज, जिसकी वजह से मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आप तक नहीं पहुंच पाता। दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर हमने देखा, मैसेज देखा, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक और नॉइज। नॉइज कहाँ काम करता है? एनकोडिंग, चैनल और रिसीवर पर। मैसेज पर वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, या डिकोडिंग पर एक बार रिसीव हो गया तो उसका डिकोडिंग हो जाएगा, फीडबैक भी दे सकते। दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो रिमेनिंग और नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन। ओके।